जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो यार आज के इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण आपके न्यूमेरिकल जो होते हैं, आंकिक प्रश्न जिसे आप बोलते हैं, माने कि हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना समाप्त होने वाला है। तो एक वीडियो को आप लोग देखिए और पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन पाइए। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि आपके जो 2 नंबर या 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद आपको इससे जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, उनको बताऊंगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो आपके डेरिवेशन है उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपके लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि देहली आवृत्ति क्या होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना देहली आवृत्ति से, इसको आपको समझ लेंगे जब आप लोग। तो यहाँ पर आपको जो ये पूरे चैप्टर का जो एक बेस है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसमें आता है एक चीज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वो क्या है। तो आपको चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि देहली आवृत्ति क्या है। यहाँ पर आपके सामने परिभाषा है, पहले इसको पढ़िए, फिर आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखिए तो क्या होता है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, देखिए आवृत्ति जानते हैं आप लोग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर प्रकाश होगा, प्रकाश की आवृत्ति की बात करी गई है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, और इसे यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, इसे न्यू बोलते हैं, ठीक है, वी की तरह है तो इसे आप आवृत्ति बोल सकते हैं। तो ये आपका न्यू नॉट से जो है प्रदर्शित करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक धातु का टुकड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप कोई एक धातु का टुकड़ा जैसे यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। और इस धातु में यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से ये करा कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ पर इसमें दोस्तों क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रवाह में आपको क्या करना होता है, इसमें एक प्रकाश किरण यहाँ पर डाली जाएंगी। तो जो प्रकाश किरण भैया यहाँ पर आ रही हैं और इस धातु के टुकड़े पर जब टकराती हैं, ठीक है, जैसे ये धातु का टुकड़ा हमने क्या किया, प्रकाश किरण के सामने इसको रख दिया। अब ये प्रकाश किरण इसमें आ रही हैं, जैसे ही इस धातु के टुकड़े पर ये किरणें पड़ती हैं, ये प्रकाश का है तो पड़ता है, तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर इधर उधर गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये प्रकाश की इतनी आवृत्ति होनी चाहिए, यही यहाँ पर करा कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। मतलब जो प्रकाश ला रहे हैं भैया, इस प्रकाश की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए कि वो आपका जो धातु के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन करा सके, वही आपकी आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो इससे आपके इलेक्ट्रॉनों का जो है उत्सर्जन होता है और इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अभी और भी चीजें हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। देखिए कार्यफलन क्या होता है, तो यार आप लोग समझ लीजिए, इसको भी काफ़ी याद इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं आपको देखिए छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत में बताया करता हूँ, इससे हमारा बेस जो होता है किसी भी चैप्टर को समझने का जो तरीका है वो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी परिभाषाओं को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो चैप्टर होता है ना वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको इसी तरीके से आपकी सारी स्टडी को कराता हूँ, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। यार मैं आपको हर एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ और जीरो लेवल से तैयारी आपकी कराता हूं। तो देखिए कार्यफलन क्या है समझिए थोड़ा सा। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, देखिए इसमें आपको यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा की बात करी गई है और इसमें क्या था, यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण की बात करी गई थी, ठीक है, आवृत्ति के लिए। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं और इसे W से व्यक्त करते हैं, ठीक है, वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों इसे
कार्यफलन को जो है क्या बोलते हैं कि ऐसा प्रकाश, मतलब यहाँ पर देखिए प्रकाश से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर धातु है और इसमें जो प्रकाश डाल रहे हैं इसकी आवृत्ति की बात करेगा। अगर देहली आवृत्ति होगी तो वहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति आप लगा देंगे, और अगर यहाँ पर कार्यफलन की बात हो रही होगी तो आप बोलेंगे कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश इसमें हम डाल रहे हैं इसमें कुछ ऊर्जा भी होगी, है ना, आप जानते हैं ना, उसमें कुछ एनर्जी होगी। तो ऐसी न्यूनतम एनर्जी या इतनी एनर्जी उसमें होनी चाहिए जो प्रकाश डाल रहे हैं कि वो आपका इससे जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे या करा सके, वही होता है कार्यफलन। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है, देखिए समझ लीजिए, W बराबर H न्यू नॉट। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर H क्या है, H होता है दोस्तों प्लांक नियतांक। क्या होता है, प्लांक नियतांक। ठीक है, और इसका मान आपका होता है 6.6 गुणे 10⁻34। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें ये वैल्यू आपकी आती है और पेपर के पीछे दिया रहता है। आपको परेशान नहीं होना कि भैया अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में आ गया ये क्वेश्चन ऐसे तो हम कहाँ से इसकी वैल्यू पाएंगे, मान लीजिए हमें याद नहीं है तो वो पेपर के पीछे साइड दिया रहता है, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये आपका भैया कार्यफलन हो गया। अब चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य क्या है। तो चलिए इसको समझिए थोड़ा सा, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह न्यूनतम मान, यानी कोई धातु, देखिए धातु का टुकड़ा ही रहेगा, आपको ये मान लेना है कि धातु के टुकड़े से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। किसी धातु पर आपतित प्रकाश, जो प्रकाश आप डाल रहे हैं, आपतित मतलब जो आ रहा है प्रकाश धातु के टुकड़े पर, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह न्यूनतम मान जिससे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके या कर सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बस आपको देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य या कार्यफलन आपका उसी चीज पर आकर जो है वहां पर डिपेंड हो जाता है। और देखिए अगर बात करें यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो देहली तरंग दैर्घ्य होता है इसको लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे, इसको लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये भैया 3 क्वेश्चन है आपके जो इस प्रकार से थ्योरी में आएंगे। मैंने यहाँ पर ये चीजें समझा दी हैं ताकि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल चलिए कराता हूँ, फिर हम लोग डेरिवेशन को भी देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन थोड़ा सा यहाँ पर दो जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए कह क्या रहा है इसको। ठीक है, कह रहा है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले यक्ष किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें समझना यह है कि भैया इसमें दिया क्या गया है ना। तो कह रहा है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर क्या दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दी गई है। और मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपका देहली तरंग दैर्घ्य उसको हम लोग लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं और जो तरंग दैर्घ्य होगी इसको लैम्डा से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहां पर लैम्डा का मान आपके पास कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जानते हैं जब एंगस्ट्रॉम को आप लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा अलग होगी। तो इसमें देखिए मीटर में जब आप लोग इसको चेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे, अब एंगस्ट्रॉम को यहां पर आप लोग करेंगे 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये मीटर में हमारा आ गया। अब इसके बाद और भी क्या यहाँ पर दिया गया है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, हमें निकालना क्या है, तो एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा। तो एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा जो है इसका फार्मूला होता है, तो इस सूत्र को हम लोग पहले यहाँ पर लगाते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, फोटॉन की ये ठीक है, यहाँ पर फोटॉन की क्या ऊर्जा। तो फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा को हम लोग E यानी एनर्जी, तो E बराबर होता है hc/λ। C दोस्तों क्या है, ये प्रकाश की चाल होती है, आप जानते हैं। लैम्डा आपके पास दिया गया है और H आपका प्लांक नियतांक है, जो कि मैंने बताया कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पेपर में दी रहेगी। तो अब चलिए इसको रखते हैं हम लोग और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। H का मान आपके पास होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 यानी 34। ठीक है, ये आपका प्लांक नियतांक जो H है इसका वैल्यू होता है। अब आपको यहाँ पर बीच में क्या गुणा लगाना, C का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁻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 ⁻
8 है ना, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आपको रखना है, देखिए बटे में आपको यहाँ पर लैम्डा का मान आपके पास 5 गुणे 10 घाते -10 है, तो 5 गुणे 10 घाते कितना -10। अब चलिए देखिए आपके पास सारी वैल्यू रख चुकी है ना, हमने सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर रख दिया है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ई बराबर, अब ई बराबर हमने कर दिया, तो 3 का आप लोग 6.6 से जब गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जो आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 19.8, ठीक है 19.8 आ गया। अब ये आपका 10 की पावर कितना है -34 है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका 10 की पावर ये 8 है, और ये जो आपका 10 की पावर -10 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और बटे में आपका क्या बचा 5 बच गया, ठीक है डायरेक्ट 5 आ गया। अब इसके बाद देखिए एक स्टेप और आपको यहाँ पर करना है, बस डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ई बराबर 5 का आप लोग इसमें भाग कराएंगे 19.8 में, तो आपका हो जाएगा 3 दशमलव यानी कि 5 से 15, और यहाँ पर आपका 3.96 गुणे, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, देखिए और यहाँ पर देखिए 10 और 8 प्लस के हैं तो 18 हो जाएगा, 10 घाते 18, और यहाँ पर कितना है 34 है, तो बचेगा कितना 10 की पावर 16, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए 10 की पावर -16 यानी कि 16, और ई यानी कि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा आपका हो जाएगा जूल, तो आपका यहाँ पर इतना जूल जो है ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। कितने जूल आपकी ऊर्जा निकल के आई, तो यहाँ पर आपके पास 3.96 गुणे 10 के घाते -16 जूल। चलिए आपका ये न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार से आ चुका है। ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में भी सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। इसके बाद देखिए आपका एक 5वां क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उसको समझिए। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 गुणे 10 घाते 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी चाल दी गई है कितनी 0.5 गुणे 10 घाते 3 मीटर प्रति सेकंड, इतने चाल से वो चल रहा है। तो कह रहा है कि इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले जो है लिखते हैं कि दिया क्या गया है। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल यार आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें पहले यही लिखेंगे कि उसमें कितनी वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या दिया गया है, वेग दिया गया कि कितने वेग से वो चल रहा है। तो अर्थात यहाँ पर भी का मान कितना है 0.5 गुणे 10 की पावर कितना, यहाँ पर प्लस का 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यार आपका ये दिया गया है प्लस का 3, तो इसमें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इतना जो है ये दिया गया, और किसमें मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, तो यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लैम्डा का मान जो है ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर आपका फार्मूला लगाते हैं, जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है तो उस फार्मूले के यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए सूत्र आपका होता है लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चलिए आप रखते हैं यहाँ पर सारी वैल्यू जो आपके यहाँ पर दी गई है। यस का मैंने बताया कि पेपर में दिया रहेगा 6.6 गुणे 10 का पावर -34, ये प्लांक नियतांक का मान होता है, ठीक है। इसको रख दिए। अब यहाँ पर बटे में देखिए क्या रखेंगे, यम दोस्तों जो है वो कण का द्रव्यमान होता है, ठीक है। जो कण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है, गतिमान है, उसी का क्या है ये द्रव्यमान है, यम मतलब मास। तो अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसका वैल्यू आपका कितना होता है, होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31, ये होता है आपका m का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपका v है, तो v का मान हमारे पास दिया गया 0.5 गुणे 10 के पावर 3, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो लैम्डा बराबर देखिए 6.6 है, और यहाँ पर कितना है 9.1 गुणे 10 की पावर 5, नीचे का हम इसमें गुणा कराएंगे तो 6.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -34 अपॉन, अब यहाँ पर 9.1 गुणे 0.5, जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.55, ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 10 की पावर -31 है, ये कितना है प्लस का 3 है, तो जब प्लस का 3 जो है ये ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, ठीक है।
क्या बनेगा -3। तो यहीं पर चलिए करा देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ और ये जो आपका -31 है ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +31। तो +31 इतना बनेगा। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर जो देखिए वैल्यू आएगा यहाँ पर इसका 6.6 और यहाँ पर बटे में 4.55 है, तो इसका आपका जब भाग कराएंगे तो यहाँ पर 1.45 हो जाएगा और गुणे में 10 के पावर यहाँ पर टोटल जो वैल्यू बचेगी वो -6, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें आप 34 और ये 3 ये -37 बनेगा और -37 से +31 घटाएंगे तो -6 ही तो बचेगा। तो ये आपका जो है बच जाएगा और इसका मात्रक यहाँ पर आप मीटर दे देंगे। ठीक है, तो इतना आपका ये तरंग दैर्घ्य निकल के आ गया। यहाँ पर समझ में आ गया ना। देखिए -34 है और -3 है तो ये कितना बनेगा, माइनस का बन जाएगा 37 और यहाँ पर कितना है +31 है तो इसमें आप 31 जो है यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये -6 ही आपका यहाँ पर बचेगा, इसलिए यहाँ पर 10⁻⁻6 ये बच गया। ठीक है, और यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर भाग करा दिया है तो ये आपका 1.45 हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या। ठीक है, काफी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, हर बार ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो इसमें यहाँ पर जो थ्योरी है इसको पहले समझ लीजिए, बाकी यहाँ पर जो आपका गणितीय निरूपण है उसको मैं आपको समझा दूंगा लिखकर अच्छे से। देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब उच्च आवृत्ति का कोई फोटॉन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, फोटॉन को यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा है वो जो प्रकाश ऊर्जा है वो बंडलों के रूप में रहती है और उन्हें हम लोग फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का ही एक रूप है यहाँ पर फोटॉन को बोला गया है। तो कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब उच्च आवृत्ति, यहाँ पर क्या है आवृत्ति मतलब उच्च आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी कोई फोटॉन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है या उसमें प्रकाश डाला जाता है तो वह अपनी संपूर्ण यानी कि उसकी संपूर्ण ऊर्जा hν, ठीक है, धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है यहाँ पर क्या है, कुछ भाग यानी कि ओमेगा इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने को व्यय जो है निकालने में क्या हो जाता है, व्यय मतलब कि खर्च। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप ऊर्जा लगाएंगे और उसमें से कुछ ऊर्जा जो है क्या होगी, जो है कार्य को करते ही क्या होगी, मतलब खर्च हो जाएगी और कुछ ऊर्जा उसको जो है कार्य के रूप में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो प्रकार से जो है एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है जिसे हम लोग कार्यफलन बोलते हैं। ठीक है, कार्यफलन को मैंने बताया आपको। और इसके बाद है तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा यानी ईके के रूप में प्राप्त हो जाता है। ईके मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जिसे आप लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, तो देखिए फोटॉन की ऊर्जा आप लोग जानते हैं क्या होता है, hν होता है। hν बराबर आपके हो जाएगा यहाँ पर W यानी कार्यफलन प्लस E यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका इस रूप में यानी कि जो आपकी टोटल ऊर्जा हो जाएगी वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो आप समझ गए ना, मतलब टोटल जो आपकी फोटॉन की ऊर्जा hν है ये कार्यफलन जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने में लग रहा है और जो आपकी गतिज ऊर्जा जो आपका वहाँ पर गति चल रही है उसकी टोटल ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर यहाँ से आप गतिज ऊर्जा को खाली निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, E को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, hν और ये जो आपका W है इसके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका W हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें, ठीक है, इसी में आप चाहें तो कार्यफलन जो होता है, कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन जो आपका होता है ये आपका किसके बराबर होता है, W बराबर hν के। ठीक है, तो ये आपका कार्यफलन इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें निकल के आ गई। क्या चीज निकली, एक तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला निकला और एक आपका W बराबर, देखिए सूत्र है छोटे छोटे, इनको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको
इसी प्रकार से पूरा जो है यहाँ पर पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए इसमें अगर आप चाहें तो आप जो कार्यफलन यहाँ पर आपके पास आया है W, इसको आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, बहुत ईजी है। क्यों नहीं, आप नहीं रख सकते इसको, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर रख के अगर बताऊं तो आप इसको देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है बस, उसके बाद आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कह दें कि यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन यहाँ पर W से अगर कम हो, माने कि देखिए मैंने बताया कि आपका कोई धातु का टुकड़ा है, उसमें आप प्रकाश डाल रहे हैं और वही प्रकाश क्या करेगा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराएगा। तो कह रहा है कि यदि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अगर कम है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मैंने बताया ना कि अगर उस आवृत्ति से जरा सा भी कम आवृत्ति का प्रकाश आप डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहाँ हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही है कि तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो ऐसे प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा h न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने में ही व्यय हो जाएगी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो जब व्यय हो जाएगी तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसी को यहाँ पर देखिए आप इसको जो है फर्स्ट समीकरण जो हमारा आया था ये वाला, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो W है, W का मान आपके पास ये दिया गया है, तो इसको जो है यहाँ पर W की जगह पर इसको रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए लिखेंगे कि यह मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जो आपका आया है समीकरण 1 क्या था, E के बराबर H न्यू माइनस क्या है W, ये हमारे पास देखिए समीकरण 1 है। और W का मान आपके पास यहाँ पर ये दिया गया है, तो बस W का मान यहाँ पर रख देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। तो जब आप लोग W का मान रखेंगे E के बराबर H न्यू माइनस, ये W का मान क्या था, H न्यू नॉट, ठीक है ये था। अब यहाँ पर देखिए E के बराबर आपका कितना हो जाएगा, E के बराबर H और ये यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू माइनस म्यू नॉट आपका ये बच जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपके पास ये चीज़ आ चुकी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो है हमारा दोनों में ही कॉमन हो रहा था, हमने कॉमन ले लिया और ये चीज़ हमारी यहाँ पर जो है बच गई है। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर ये माना था और दूसरा हमने क्या किया, इसको मान लिया। ठीक है, इतना हमारा आ चुका है और इतना आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे देखिए क्या चीज़ लिखनी है वो समझिए। आपको लिखना है कि यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कितना हो, V मैक्सिमम हो, तो यहां पर जो आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसका वेग हमने यहां पर क्या माना, V मान लिया। तो हमने यहां पर वेग को क्या माना भैया, अधिकतम वेग यानी कि V मैक्सिमम। तो यहां पर इस प्रकार से लिख देंगे VMAX यानी कि V मैक्सिमम अधिकतम वेग VMAX हो। तो यहां पर क्या करेंगे, हो तो जब आपका वेग ही इतना हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी E के बराबर 1/2 mv²। इस फार्मूले को आपने गतिज ऊर्जा का सूत्र में आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। E के बराबर 1/2 mv² और V आपका कितना है, मैक्सिमम अधिकतम, तो यहाँ पर V² यहाँ पर MAX कर देंगे और इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना आपने कर दिया। तो हमारा यहाँ पर जो अधिकतम वेग है, हमारा जो फोटॉन है, अगर उसकी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है उसका अधिकतम वेग अगर आपका V मैक्सिमम हो तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला लग जाएगा E के बराबर 1/2 mv²। इस फार्मूले के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जो m है, m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या है, द्रव्यमान है। तो आप यहाँ पर देखिए यार लिख भी सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपका m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। ठीक है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इसके बाद यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देना है कि समीकरण, इसके बाद यहाँ पर समाप्ति है, आप समझ लीजिए 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से। तो इसके बाद यहाँ पर समीकरण 2 आप अगर देखेंगे तो E के बराबर ये भी है और आपका जो समीकरण 3 है ये भी E के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी पूरी इस वैल्यू की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी E के है और यहाँ पर भी E के है।
ठीक है, दोनों आप यहाँ पर क्या है गतिज ऊर्जाएं हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 का जो मान है उसको रखेंगे पहले। तो एच आपका यहाँ पर और न्यू माइनस से न्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे 1/2 mv² max यानी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। और ये दोनों किसके बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं भैया आपके किसके, ई के। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा फार्मूला क्या हो गया, बन गया। और यही आपका क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, या कह सकते हैं कि प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके ये सभी एक जो है बराबर हैं, और यहीं से आपका पूरा फार्मूला या पूरा व्यंजक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर मैं एक और न्यूमेरिकल बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पर क्या निकालना है, आपका कोई तरंग दैर्घ्य जो है प्रकाश का वो कितना है, लैम्डा बराबर आपके पास है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। अब फोटान की ऊर्जा जो है क्या आपको यहाँ पर इसका मान जो है निकालना है, और किस में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ कितना है, -7 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। ठीक है, दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आपको करना है, तो आपको डायरेक्ट फोटान की ऊर्जा जो है इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो फोटान की जो ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए फोटान की ऊर्जा लिख देंगे, फोटान की ऊर्जा फार्मूला लगाएंगे तभी तो आएगा। तो फोटान की ऊर्जा यानी ई बराबर होता है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू। अब भैया यहाँ पर हमारे पास न्यू जो है वो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा इस फार्मूले को चेंज करेंगे। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर हमें लाना है क्योंकि लैम्डा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा HC/लैम्डा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो आपका यहाँ पर V है, या जो कहें तो आवृत्ति है, उसका आपका होता है यहाँ पर C/लैम्डा, या लैम्डा बराबर होता है C × V। तो इसी फार्मूले को हमने V की जगह पर यहाँ पर या न्यू की जगह पर हमने C/लैम्डा कर दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो चुका है फार्मूला। इसी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके 2 रूप हैं। ठीक है, तो बस यही फार्मूला, तो इस वाले फार्मूले को आप लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो अब यहाँ पर इसको रखेंगे E बराबर एच का मान मैंने बताया कि प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 गुणे सी का मान 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल है, बटे लैम्डा का मान आपके पास है 5 × 10⁻⁷। इतना हो गया। तो बस अब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर इसको आप इसमें क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। तो ई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जब इसका आप गुणा कराएंगे 30 × 18, ठीक है 8 और 3 × 18 यानी 19.8। ठीक है, गुणे 10 की पावर यहाँ पर देखिए 34 है, और ये क्या है 8 है। और इसको जब आप फिर से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर -34 गुणे 10 की पावर ये 8 है, ये 8 हो गया। ये नीचे आपका 10 की पावर -7 है, ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा +7, ये भी बनेगा। और बटे में आपका क्या है 5 बचेगा। ठीक है, ओनली 5। तो अब इसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 का आपके इसमें भाग कराएंगे तो 3.96 बचेगा, गुणे अब ये 34 है, ये 8 और 7 एक हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 बनेगा, और 15 में से 34 घटाएंगे तो 10 की पावर कितना बचेगा -19। ठीक है, यानी कि 19 बचेगा, क्योंकि माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 34 क्या है, ये बड़ी संख्या है, मतलब निगेटिव संख्या क्या है यहाँ पर आपको बड़ी जना रही है, बड़ी दिख रही है, तो आप यहाँ पर 19 कर देंगे माइनस का। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये तो हमारा इतना जूल आपका आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करते तो ये आपका इतना जूल आपका ये मान आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना तो आप इसी में क्या करेंगे, ये 1.6 का जो है इसमें आप इसमें देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बाद जितना आवेश है उसका भाग करा देंगे 1.6 × 10 की पावर यहाँ पर -19, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर इसमें भाग करा देंगे तो 2.475 eV, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर ये वैल्यू बच गई। अब इसके बाद यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसको समझिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक कण
v वेग से गतिमान है, कण के साथ संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है। जो भी आपको अभी तक न्यूमेरिकल आपने पढ़ा है इसी सारे फार्मूले से बनेंगे। देखिए इसमें क्या है, वी आवृत्ति का प्रकाश तरंग से बद्ध फोटान की ऊर्जा, यानी कि जो आपका प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका जो आपका ऊर्जा का फॉर्मूला है मैंने बताया कि E बराबर एच न्यू। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे m गतिक द्रव्यमान के फोटान की ऊर्जा E बराबर आइंस्टीन जो समीकरण होता है E बराबर क्या होता है mc²। आप इसको पढ़े हैं, काफी बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण आप लोग इसको मान लेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इनकी जो है कंपेयर करना है। इनको कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी देखिए E बराबर है, ठीक है, E के इक्वल में है और ये भी E के इक्वल में है, तो हम दोनों के क्या करेंगे, बराबरी करा सकते हैं, इक्वल करा सकते हैं। तो जब आप कराएंगे mc² बराबर ये क्या हो जाएगा h न्यू। ठीक है, दोनों बराबर है क्योंकि ये भी E के बराबर और ये भी E के बराबर है। तो हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ हमने इसको दोनों को बराबर करके लिख दिया। अब अगर आप m की वैल्यू निकालना तो m बराबर कितना हो जाएगा h न्यू और ये आपका c² इसके बटे में आ जाएगा। तो एक तो फार्मूला m बराबर ये बन गया। अगर आपको द्रव्यमान निकालना होगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, अगर इसके आगे आपको फोटान का संवेग निकालना है, ठीक है, फोटान का क्या आपको निकालना है, संवेग, तो देखिए क्या लिखेंगे, फोटान का संवेग। तो फोटान का अगर आपको संवेग चाहिए तो संवेग को आप जानते हैं p से डिनोट करते हैं। p बराबर आपका होता है m गुणे c। ठीक है, m गुणे c। अब इसमें अगर आप चाहें तो p बराबर क्या कर सकते हैं, m की जगह पर हमारा ये वैल्यू है, m बराबर कितना है h न्यू अपान c²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे h न्यू अपान c², और गुणे में क्या है c है, तो गुणे में c करा देंगे, तो c से आपका c² वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा h न्यू अपान c, p बराबर h न्यू अपान c। ये एक आपका अलग फार्मूला बन गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मूले बना सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला आपका होता है लैम्डा बराबर c अपान भी, ठीक है, या आवृत्ति है या इसे ही न्यू बोलते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। तो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप और चेंज करना चाहें तो और चेंज कर सकते हैं। लैम्डा में आप अगर इसको लाना चाहते हैं तो लैम्डा में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लैम्डा में लाना चाहेंगे तो p बराबर आपका यहाँ पर h हो जाएगा, h आपका ये है, और v अपान c जो है ये आपका लैम्डा में चेंज होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा h अपान लैम्डा। तो ये आपका एक और संवेग के लिए फार्मूला बन गया। तो ऐसे काफ़ी सारे फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर से आपको तैयार करने हैं। बाकी आपको इतना ही आपको इस चैप्टर से पढ़ लेना है, पूरे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, पूरा नंबर आपका आएगा जितना भी यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो यार लाइक कर देना, और आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो चाहे तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भैया आपको ऐसे ही वीडियो हमें देना है और ऐसे ही आपको तैयारी हमारी करानी है। ठीक है, तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।